अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी विटामिन्स फॉर स्किन हेल्थ। हर विटामिन का रोल है लेकिन इनका सबसे ज़्यादा है, हम उसको पढ़ेंगे। और अगर आप सप्लीमेंट उठा के देखें, कोई भी सरबैक्सी की गोली देख लें, आइब्रेट फोलिक देख लें तो उसकी डिब्बी के पीछे पड़े, या परफेक्टल देख लें तो सारे के सारे कोई 20-25 विटामिन और मिनरल्स लिखे हुए होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि इनके अलावा किसी का रोल नहीं है, लेकिन इनका बहुत ज़्यादा है। इतना ज़्यादा है कि हम ये जो विटामिन अभी मैं लिस्ट करने लगी हूँ, इनको हम एज अ सोल थेरेपी भी यूज़ करते हैं। अगर हमें एग्रेसिव रिजल्ट्स चाहिए, ठीक है, ड्रास्टिक रिजल्ट चाहिए, एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना है, पेशेंट डेफिशिएंट हो इन चीज़ों में, तो बहुत ही ज़्यादा स्किन चेंजेस आती हैं नेगेटिव। ठीक है, हम पढ़ना शुरू करते हैं। विटामिन फॉर स्किन हेल्थ। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन इन स्किन हेल्थ, दे आर एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट क्या है स्किन के लिए? मैक्रोन्यूट्रिएंट जो हम खाते हैं वो चीज़ें जैसे प्रोटीन हो गई, ठीक है, लिपिड्स है, कार्ब्स है, वाटर है, तो ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। मगर इनकी जो है, इनकी जो हमारी अंदर अहमियत है उसको अंडरमाइन हम नहीं कर सकते। स्किन स्ट्रक्चर के लिए, बैरियर फंक्शन के लिए और एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन दोनों के लिए। रेगुलेट केराटिनोसाइट ग्रोथ, दे बूस्ट कोलेजन एंड प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज एंड प्रमोट हीलिंग। ये लाइन ही इनके सारी समरी को फंक्शन कर देती है। केराटिनोसाइट जो होते हैं सबसे आउटर स्ट्रेटम कॉर्नियम के भी बाहर होते हैं सेल जो केराटिनाइज हो चुके होते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम के ही वो सेल जो केराटिनाइज हो जाते हैं, ये प्रोटेक्शन देते हैं हमें, वाटर प्रूफ बनाते हैं हमारी स्किन को। बूस्ट कोलेजन, कोलेजन लेवल्स को बूस्ट करना जो है उसे कम अज कम आपकी एज में 10 से 20 ईयर्स का डिफरेंस लगता है। ठीक है, जैसे आप सलमान खान, शाहरुख खान को देखें तो इनकी उम्रें क्या है, 60+ हैं, ये 65+ हैं सारे, और आपके जो फादर्स हैं वो 65 की एज में बुजुर्ग लगते हैं। फर्क क्या है? कोलेजन लेवल्स। प्रिवेंट ऑक्सीडेटिव डैमेज, पूरा दिन धूप में आप और आपका एक फ्रेंड इकट्ठे जाते हैं, पूरा दिन धूप में गुजार के आते हैं, ठीक है, या दोनों ही जंक फूड खाते हैं और आपको और उसका कलर भी सेम है, या समझो कि दो आइडेंटिकल ट्विन्स हैं जो पैदा ही सेम हुए हैं, उनका जेनेटिक मेकअप भी सेम है, एक अंदर से विटामिन खाता था और एक बिल्कुल भी नहीं खाता था, सप्लीमेंट्स लेता था एक और एक नहीं लेता था बिल्कुल, दोनों इकट्ठे गए धूप में 7-8 घंटे फिरे, एक आया तो बिल्कुल टैन हुआ हुआ था और एक आया तो वो जो था नॉर्मल ही था तकरीबन। वजह क्या थी कि ये जो ऑक्सीडेटिव डैमेज हो रहा है, या ये जो एंटीऑक्सीडेंट प्रोटेक्शन हमें मिलती थी सन से, वो एक को इफेक्ट नहीं कर थी क्योंकि उसके विटामिन लेवल्स ऑप्टिमम थे, और दूसरे के नहीं थे, उसको इफेक्ट कर गई। बूस्ट कोलेजन एंड प्रमोट हीलिंग। हीलिंग ये है कि उन्हीं दो आइडेंटिकल ट्विन्स को ले लेते हैं, एक विटामिन सप्लीमेंट लेता था, एक डाइट ठीक नहीं लेता था, तो जो लेता था दोनों को इकट्ठा एक कट लगा, जो लेता था उसका हील हो गया 5 से 7 दिन में, और जो दूसरा था उसको 2 महीने गुजर गए, वूंड हील नहीं हो पा रहा। फैट सॉल्युबल इनमें से होते हैं ए, डी, ई एंड के, और इनकी टॉक्सिसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, वाटर सॉल्युबल होते हैं सी, B1, 12, बायोटिन, फोलेट, नाइसिन, पेंटोथेनिक एसिड, इनकी जो है कम होती है क्या चीज़, टॉक्सिसिटी। ठीक है, एडीई के अगर आप डालडा या कोई भी घी इस्तेमाल करते हैं तो ऊपर आप देखते होंगे उस पर लिखा होता है इनरिच्ड या फोर्टिफाइड विद विटामिन एडीई के। तो ये हमारे जो कुकिंग ऑयल होता है उसके अंदर डले होते हैं। जब भी आप लें तो ऐसा देख कर लें जिसमें ऑलरेडी ये चीज़ें एडिड हों। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन ए रेटिनॉइड्स, तो मैकेनिज्म ये है कि एक्टिवेट करता है RAR और RXR। ये क्या जुमला है? जब हम विटामिन ए अपनी स्किन पे टॉपिकली लगाते हैं या ओरल सप्लीमेंट देते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाता है रेटिनोइक एसिड में। रेटिनोइक एसिड आपकी बॉडी के सेल्स में जाके न्यूक्लियस के अंदर जाता है। न्यूक्लियस के अंदर उसके पास दो रिसेप्टर्स हैं जिसपे वो बाइंड करता है, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर और रेटिनोइड एक्स रिसेप्टर। ठीक है, RAR और RXR वो दोनों एक्टिवेट हो गए। उससे क्या हुआ, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन और वो चीज़ें सारी वही, DNA एक्टिवेशन हुई, मैसेंजर RNA फलाना, वो पूरा जो आपने मैट्रिक में साइकिल पढ़ा हुआ है। तो सेलुलर टर्नओवर बढ़ गया, नए से नए सेल आना शुरू हो गए और पुराने जो थे वो शेड ऑफ होना शुरू हो गए, जिनकी लाइफ पूरी हो गई थी। ये नहीं कि जो नॉर्मल अपनी स्किन में पड़े हुए थे वो वहीं के वही उतरना शुरू हो गए और अल्सर बनना शुरू हो गए, ऐसा नहीं है।
तो इसको मलाज़मा की ट्रीटमेंट में भी रेटिनॉल्स बड़े इफ़ेक्टिव हैं। आप लोग अक्सर मैसेज करते हो कि रेजिस्टेंट मलाज़मा को कैसे ट्रीट करें, तो अगर आप टॉपिकल रेटिनॉइड्स देते हो तो सेलुलर टर्नओवर बढ़ जाता है और वहाँ से पुराने सेल्स उतरते हैं और जो नए आते हैं वो हमेशा हेल्दियर होते हैं। कोलेजन प्रोडक्शन बढ़ गया, नए सेल्स जो होते हैं वो रोबस्ट होते हैं और हेल्दी होते हैं, शाइनी होते हैं, कोलेजन लेवल्स भी बढ़ गए। मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस जो थे वो कम कर देते हैं। ये मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस का काम क्या है? प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करना। प्रोटीन ब्रेक डाउन कम हुई तो स्किन जो थी वो अच्छी, उसकी क्वालिटी मेंटेन हुई। एंटी एजिंग के लिए, एक्नी के लिए और फोटो रिपेयर के लिए। एक्नी का जो हम एंटीबायोटिक वाला ट्रीटमेंट करते हैं ना, ये बेसिकली होता है टेम्पररी, कि ये इतनी स्किन वीक हो चुकी होती है कि हवा का बैक्टीरिया हमारे इन्फेक्शंस कॉज करना, हमारे डिफेंसेस इतने वीक हैं। एंटीबायोटिक से वक्ती तौर से वो इन्फेक्शन तो कंट्रोल हो जाती है, लेकिन क्यों ना हम अपने सेल्स को इतना हेल्दी कर दें कि दोबारा इन्फेक्शन का रिस्क कम हो। फोटो रिपेयर के लिए भी, क्योंकि सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज करती है, और फोटो रिपेयर के लिए इसलिए भी क्योंकि मैट्रिक्स मेटालोप्रोटीनेजेस को कम करती है, जो हमारी यूवीबी, यूवीए, यूवीसी 3 तरह की रेडिएशंस आती हैं। तो जो यूवीबी है ये हमें डार्क करती है और यूवीए जो है फोटो एजिंग करती है, यानी कि प्रोटीन ब्रेक डाउन हो रही होती है इसमें। और एंटी एजिंग भी है क्योंकि कोलेजन लेवल्स बढ़ रहे हैं। एक क्लिनिकल एग्जांपल देख लेते हैं। 28-ईयर-ओल्ड फीमेल थी जिसको एक्नी थी और उसको हमने डाला टेरेटिनोइन पे, जैसे उसको हमने डाला विटामिन ए क्रीम पे। उसका एक्नी तो ट्रीट हो गई, साथ में उसका टेक्सचर भी स्किन का इम्प्रूव हो गया, मार्क्स भी, उसको मलाजमा भी था साथ, या उसकी पिगमेंटेशन जो थी वो भी इम्प्रूव हो गई, या जो उसके एक्नी के मार्क्स थे वो भी इम्प्रूव हो गए 8 हफ्ते के अंदर अंदर। जादू नहीं है, 8 हफ्ते मिनिमम हमें लगे। डेफिशिएंसी में स्किन रफ होती है। कभी कभी आप ऐसे लोग देखते हो जिनकी उम्र होती है 24 साल, और जब वो बताते हैं तो आपको लगता है ये झूठ बोल रहे हैं, ये 40 के होंगे। उनकी स्किन इतनी रफ और प्री मेच्योर एजिंग हो चुकी होती है, खास तौर से हाइपोथायरॉइड पेशेंट को। फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस, फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस ये है कि डेड जो कैरेटिनोसाइट्स हैं ये आपके जो हेयर फॉलिकल है उसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाते हैं। अगर आपने शेविंग भी की है अपनी स्किन की अच्छी तरह से, फिर भी आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स से नजर आते हैं। ठीक है, ये है फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस। जब सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज होगा और जो लाइनिंग थी आपके हेयर फॉलिकल की, वहां पे नए सेल बनेंगे और पुराने शेड ऑफ होंगे और वो स्लज बाहर आता चला जाएगा, तो फॉलिकुलर हाइपरकेरेटोसिस भी ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन सी अस्कॉर्बिक एसिड, मैकेनिज्म ये है कि कोलेजन का को फैक्टर है, कन्वर्ट करता है प्रो कोलेजन को कोलेजन में। आप जितना मर्जी कोलेजन पाउडर यूज कर लो, विटामिन सी डेफिशिएंट हो तो आपको कोलेजन पाउडर के रिजल्ट नजर नहीं आएंगे और आप उठा के डब्बा बिन में फेंकोगे कि ये तो ब्रांड ही बुरी है, फिर ब्रांड चेंज करोगे फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो विटामिन सी लेवल से जो है ये दोनों एक दूसरे को पे डिपेंडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट है, यानी कि फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। रीजनरेट्स ई, जब भी आप वाइटनिंग इंजेक्शन लगवाने जाते हो तो वो आपको डॉक्टर साथ सी और ई के कैप्सूल्स देता है, क्योंकि ये सारे तीनों ही एक तो बहुत ही ज़्यादा पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और दूसरा एक दूसरे को रिसाइकल करते रहते हैं। यानी कि विटामिन ई जो टोकोफेरोल था उसने अपना काम कर लिया, तो अब उसको रिसाइकल कर दिया, वो दोबारा अपना काम कर देता है। इस तरह ही उसकी पोटेंसी बढ़ा देता है। यूजेस फॉर ब्राइटनिंग, ब्राइटनिंग ये 3 तरीके से करता है। एक, फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज कर दिया। दूसरा, इसने यूवी बी प्रोटेक्शन आपकी बढ़ा दी, यानी कि फिर हम आ जाते यूवी बी प्रोटेक्शन, आप से क्या होगा, रंग आपका जो काला होना था वो बेहतर हो गया। आ, तीसरा, ये ब्राइटनिंग ऐसे करता है कि इसका अपना ब्राइटनिंग पोटेंशियल है, यानी कि दो आइडेंटिकल ट्विंस लिए, एक विटामिन सी की गोली खाता था, एक नहीं खाता था। जो खाता था उसको, दोनों मिलके धूप में गए, तो जो खाता था विटामिन सी की गोली उसको नेचुरली सन प्रोटेक्शन ज़्यादा है, वो टैन ही ना हुआ। ठीक है, और कोलेजन बूस्ट हमने पढ़ा किस तरह से होता है, यूवी प्रोटेक्शन भी पढ़ ली। क्लिनिकल में एक 35-ईयर-ओल्ड फीमेल आई आपके पास मलाजमा के साथ, और उसको आपने विटामिन सी का टॉपिकल सीरम दिया। याद रखिए कि ये जो कॉस्मेटिक ग्रेड के सीरम होते हैं इनमें वो थोड़ी 1-2% विटामिन सी होती है, उससे रिजल्ट नहीं पड़ता। जो इसकी थेरेप्यूटिक डोज है वो 10% है। तो स्किन टोन उसकी इवन होगी और ग्लोइंग होना शुरू होगी 6 वीक्स में।
डेफिशिएंसी में फ्रेजाइल कैपिलरीज हो जाती हैं और डिलेड वुंड हीलिंग हो जाती है। स्कर्वी, जो बच्चे किन्नू नहीं खाते, के खट्टे हैं, ग्रेप फ्रूट जूस नहीं पीते, लेमन जूस नहीं पीते, विटामिन सी सप्लीमेंट्स नहीं खाते, अक्सर उनके गम्स जो होते हैं फूले पड़े होते हैं और उनको जख्म होता है तो ठीक ही नहीं होता। जख्म से मुराद सिर्फ कट या कोई टोका लगना नहीं होता, कोई एक्नी भी हुई उसको हुई है, एक्नी स्कार जो है, एक्नी माँ के ठीक नहीं हो रहा, ठीक है। और फ्रेजाइल कैपिलरीज हैं उसकी, डार्क हैं, डार्क सर्कल्स हैं। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन ई टोकोफेरोल, अगर आप अपनी सन ब्लॉक पे देखो और उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स में देखो तो उसमें टोकोफेरोल जरूर लिखा होता है। लिपिड एंटीऑक्सीडेंट है, वर्क्स विद विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी इसको रिसाइकल करता है। अलोन भी इफेक्टिव है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, ठीक है। यूवी प्रोटेक्शन, बैरियर रिपेयर एंड पिगमेंटेशन, हमारी जो स्किन होती है इसके ऊपर ऑयल्स की लेयर्स होती हैं और वो ऐसे नहीं है कि बस कोई ऑलिव ऑयल लगा दिया तो स्किन का बैरियर बन गया। जैसे चारपाई बुनी होती है ऐसे ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स में स्पेशल ऑयल्स होते हैं। अगर हमारी डाइट में वो ऑयल्स कम है तो हमारी स्किन का बैरियर खराब हो जाता है। एक्जिमा का पेशेंट में ये बैरियर का तो इशू होता है जिसकी वजह से आउटसाइड एजेंट्स को इनसाइट मिल जाती है हमारी स्किन के साथ एक्सपोजर की, जिसकी वजह से फिर एलर्जिक रिएक्शंस, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन और बाकी डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं। तो एक तो इसने एंटीऑक्सीडेंट का काम किया और विटामिन सी के साथ मिलके काम किया, यूवी प्रोटेक्शन के अंदर भी रोल प्ले किया, इसीलिए सन ब्लॉक में भी एडिड होती है। बैरियर सही किया, बैरियर सही किया तो स्किन की ड्राइनेस खत्म हो गई, एक्नी खत्म हो गई, हाइपर पिगमेंटेशन इंप्रूव हो गई, ठीक है। और पिगमेंटेशन में भी हेल्प करता है, पिगमेंटेशन बेटर होना शुरू होती है। क्लिनिकल इसका एक ट्रायल, इसका एक देख लेते हैं सिनेरियो। 42 ईयर ओल्ड फीमेल थी, लेजर करवाती थी। आपको पता है कि लेज़र जो होती है, जो पुरानी लेज़र्स होती थी खास तौर से, आ, वो क्या करती थी, हाइपर पिगमेंटेशन कॉज करती थी 3% ऑफ द केसेस में, जो आईपीएल लेजर्स होती थी, ठीक है। तो इसके अलावा जो दूसरी लेजर्स होती हैं, एब्लेटिव लेजर जैसे CO2 फ्रैक्शनल है, पिको लेजर है, ये इसके बाद भी हमें सन प्रोटेक्शन ज़्यादा लेनी पड़ती है। तो विटामिन ई, क्योंकि ये बैरियर को भी डैमेज करती है, विटामिन ई जेल ने रिड्यूस की रेडनेस और हीलिंग की विद इन 3 डेज। यानी छोटे छोटे जो कट्स या शेविंग से लगे थे या छोटे छोटे जो आपको समझे बर्न्स हो गए थे, सुपरफिशियल बर्न्स कॉज करती है लेजर, उसने इसको रिपेयर कर दिया, रेडनेस भी सेटल हो गई। डेफिशिएंसी में स्किन ड्राई, इरिटेटेड एंड पोर हीलिंग, अभी सर्दी आ रही है तो आपकी स्किन पे आपको खारिश रहती है, ड्राई रहती है, आप क्रीम लगाते हो आपको आराम आ जाता है। वो जो आप क्रीम लगाते हो अगर आप उसके पीछे उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स पढ़ें तो उसमें विटामिन ई ही होता है। या आप इवियन का कैप्सूल लेके उसको अपने ऑयल में मिक्स करके सिर में लगा लेते हो, कभी चेहरे पे भी लगा लेते हो, ठीक है। तो ड्राई इरिटेटेड स्किन, बार बार स्किन पे खारिश सी होती है, अजीब सी एक कैफियत है और हीलिंग भी पुअर हो गई। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन डी कोली, जो कैल्सीफेरोल्स हैं, दे आर सिंथेसाइज वाया यूवीबी। आपको पता है कि इसकी 2 कार्बोक्सिलेशंस होती हैं जब विटामिन डी खाते हो, एक होती है किडनी में और एक होती है स्किन में। तो इसीलिए कहते हैं ये धूप हम सेक रहे हैं अपने विटामिन डी लेवल्स बढ़ाने के लिए। एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी जो होते हैं वो एक्टिवेशन के बाद होती है, लेकिन अब सिंथेटिक एनालॉग्स मिल गए हैं जो कि ऑलरेडी एक्टिव होते हैं। रेगुलेट्स केराटिनोसाइट्स एंड इम्यूनिटी, आपकी इम्यूनिटी भी बढ़ाती है। और केराटिनोसाइट जो था उसको रेगुलेट करना, यानी कि उसको एबनॉर्मल ना होने देना, ना हाइपर ना हाइपो, ना ओवर ना अंडर। कॉजेज यूजेस इसके हैं, कंट्रोल्स केरेटिनाइजेशन, यानी कि जो होना चाहिए ऑप्टिमम उस उधर रखता है। सोराइसिस थेरेपी, सोराइसिस में क्या इशू होता है, आपकी जो स्किन के जो फ्लेक्स बन रहे हैं, अगर आपका सोराइसिस में 2 चीज़ें हैं, एक तो ये कि वो अगर आपकी स्किन मॉइस्चराइज है तो ये फ्लेक्स नहीं बनेंगे, छिलेंगे नहीं, आपको दर्द नहीं होगी, ठीक है। मॉइस्चराइज कैसे होती है आपकी स्किन के लिपिड्स, स्किन के लिपिड्स जो होते हैं उसके अंदर आपको जो विटामिन बेस्ड थेरेपीज है उनमें से क्या चाहिए, विटामिन A D E N K चाहिए। अब आ गए हम सोराइसिस में दूसरी चीज़ की तरफ। सोराइसिस जो होता है उसका जो पेशेंट होता है उसकी जो जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन होती है, ये जेनेटिक कंडीशन है,
विटामिन डी थेरेपी करने से, यानी कि विटामिन डी लेवल्स को ऑप्टिमाइज करने से सोराइसिस कंट्रोल हो जाता है। इरेडिकेट कभी नहीं होगा, कंट्रोल होगा। कंट्रोल का क्या मतलब है कि पेशेंट को कोई साइन एंड सिम्टम नहीं होगा, उसे नहीं पता मुझे सोराइसिस है कि नहीं है, तो फिर इससे ज़्यादा बेहतर क्या इलाज है। ठीक है, क्लिनिकल में देख लेते हैं। 45 ईयर ओल्ड मेल होता है, उसको सोराइसिस था और उसको हमने कैल्सीपोट्रायोल दी थी, तो जिससे उसकी स्केलिंग कम हो गई। सोराइसिस में सिल्वर स्केल्स बनते हैं, फिर वो उतरते हैं, ब्लीडिंग होती है, स्केलिंग कम हो गई और 2 हफ्ते के अंदर अंदर उसको आराम आ गया। डेफिशिएंसी में स्किन ड्राई हो जाती है, इन्फेक्शंस बार बार होती हैं और डिलेड हीलिंग होती है। जिन लोगों को कोविड में आप देखो कि जिन लोगों के बारे में कहते हैं उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी, वो बच गए, बाकी फोत हो गए, बुजुर्ग वगैरह और इस तरह से। तो ये इम्यूनिटी कैसे बनती है? विटामिन सी, विटामिन डी, ये चीज़ें हैं। ठीक है, तो इन्फेक्शन रिपीट नहीं होती, हीलिंग डिले नहीं होती है और स्किन जो है वो ड्राई नहीं होती है। जब तक मुझे नॉलेज नहीं था, मेरे लिप्स, मुझे भी एक्जिमा, मेरे लिप्स इतने क्रैक होते थे, ब्लीड करते थे। फिर मैंने अपने टोकोफेरोल, अपनी विटामिन डी लेवल्स ऑप्टिमाइज किए, तो एक्जिमा इतना कंट्रोल है कि मुझे उसके लिए कोई थेरेपी और करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन के, विटामिन के गैमा कार्बोक्सिलेशन करता है, जिसके बाद गैमा कार्बोक्सिलेशन ये होती है कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करता है, जिससे वेसल स्टेबिलिटी हो जाती है। वेसल्स जब ब्रेक करती हैं तो दो चीज़ें होती हैं। क्या होती है? ब्रूजेस होते हैं एक तो, और दूसरा क्या होता है कि वेसल्स प्रोमिनेंट भी होती हैं। ठीक है, कुछ लोगों को, फेयर लोगों में ज़्यादा है, और जो लोग स्टीरॉयड यूजर्स हैं उनमें अगर आप उनकी चीक्स पे देखें तो आपको वेसल्स नज़र आ रही होती हैं, बड़े परेशान होते हैं, तो आप उसे कहते हैं विटामिन के का टीका तोड़ के स्किन पे लगा लिया करो, क्योंकि ये वेसल स्टेबिलिटी कॉज करता है। ये ब्रूजेस के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए और पोस्ट प्रोसीजर रिकवरी के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। और अब ब्लीडिंग और वो दूसरे आपको चीज़ें पता ही हैं, लेकिन ये स्किन से रिलेटेड हम देख रहे हैं। 32 ईयर ओल्ड फीमेल थी जिसको अंडर आई पिगमेंटेशन थी, ख़त्म ही नहीं होती थी, हर तरह की डार्क सर्कल रिजीम उसने यूज़ किया, तो विटामिन के और सी हमने उसको यूज़ कराया, तो उसकी पिगमेंटेशन जो थी, जो डिस्कलरेशन थी, वो रिड्यूस होगी, क्योंकि वेसल ब्रेकेज कम हो गई, वेसल जब स्टेबल हो गई। डेफिशिएंसी जिसको हो उसको जिस्म पे नील पड़े होते हैं और उसकी क्लॉटिंग डिलेड होती है, ख़ास तौर से जब डेंगी के बाद से अक्सर लोगों के अंदर ये आईटीपी जैसी बीमारियां आई, और उसमें वो क्या करते हैं कि अपना प्लेटलेट काउंट तो उनके इख्तियार में नहीं है, तो अपने विटामिन के लेवल्स वो ऑप्टिमाइज कर लेते हैं डिजीज़ के सिम्टम्स एंड साइंस को कंट्रोल करने के लिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। सबसे जो फेमस है वो है बायोटिन, विटामिन B7। इट इज़ अ कोफैक्टर इन केराटिन एंड फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। केराटिन का मेटाबॉलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से बाल आपके सिल्की स्मूथ होंगे, स्किन का बैरियर भी बेहतर होगा और बाल भी सिल्की स्मूथ। जो केराटिन का मॉलिक्यूल है, जितना ज़्यादा इनकॉर्पोरेट होगा आपके शैफ्ट में, आपके बाल वाटर प्रूफ हो जाएंगे, जिससे वो सिल्की और स्मूथ हो जाते हैं। और अगर ना हो तो वाटर हेयर जो है वो आपका पोरस रहता है और पानी वो अपने अंदर जज्ब रखता है, जिसकी वजह से जो जिन फीमेल्स के बाल लंबे हैं, देखते हैं कि कितने अरसे तक वो सूखते नहीं है, उनको 6-6 घंटे लग जाते हैं बाल सुखाने में। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म में भी रोल प्ले करता है ये। यूजेस स्ट्रेंथन द हेयर नेल्स एंड रिड्यूसेस डर्माटाइटिस। हर पेशेंट जो क्लिनिक पे आता है कहते हैं हमें पीआरपी विद बायोटिन कर दें। ओरल बायोटिन हम ले रहे हैं, फ़र्क नहीं पड़ा। ओरल बायोटिन जो आप लेते हो आपकी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, जिसमें से एक ऑर्गन स्किन है, और स्किन का एक छोटा हिस्सा आपका स्कैल्प है, तो इसीलिए इंजेक्टेबल बायोटिन से बहुत बेनिफिट होता है। 1 हफ्ते के अंदर अंदर उनको रिजल्ट फील होता है। हेयर नेल्स जो आप ओरल बायोटिन लेते हो उससे आपके हेयर कुछ हद तक इम्प्रूव होते हैं, मगर नेल्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। रिड्यूसेस डर्माटाइटिस। डर्माटाइटिस क्या होती है? सोजिश जिल्द की, ऐसे स्किन स्वॉलन सी और अजीब सी लगती है। क्लिनिकल्स में 30 ईयर ओल्ड फीमेल है, पोस्टमार्टम हेयर लॉस हुआ और बच्चा पैदा हुआ, हेयर लॉस होना शुरू हो गया, बहुत ज़्यादा अक्सर खवातीन को होता है, तो हमने उसको बायोटिन और जिंक दिया, जिससे 12 हफ्ते के अंदर उसकी इम्प्रूव्ड ग्रोथ हमें फील होना शुरू हो गई, उसके बेबी हेयर यानी कि नए हेयर उसको फील हुए खातून को। डेफिशिएंसी में एलोपेशिया, बालों का गिरना, और ब्रिटल नेल्स यानी कि आराम से टूट जाना नेल्स, बेडशीट सीधी कर रहे हैं बेड से, नाखून टूट गया, और डर्माटाइटिस। ठीक है,
नेक्स्ट स्लाइड। नाइसिनामाइड, विटामिन B3 एंड अदर बी कॉम्प्लेक्सेस, जो ये न्यूरोबियन का टीका होता है, ये उसके बारे में बात हो रही है, या ओरल न्यूरोबियन की गोली के बारे में। ये सेरामाइड्स के लेवल्स बढ़ाते हैं, सीबम को कम करते हैं, पिगमेंटेशन को कम करते हैं। यूजेस आर ब्राइटनिंग, एक्नी, रोजेशिया एंड बैरियर रिपेयर। एक्नी के पेशेंट के लिए भी ज़रूरी है, रोजेशिया का पेशेंट जिसका मुंह रेड सा हुआ होता है, बैरियर रिपेयर यानी एक्जिमा का पेशेंट, या जिसके ओवर एक्सफोलिएशन से चेहरा ख़राब करके आया हुआ है, और जिसका स्किन टैनिंग हुई है, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो 25 ईयर ओल्ड मेल था जिसकी ऑयली स्किन थी, उसको हमने 5% नाइसिनामाइड दिया, जिससे इम्प्रूव टेक्सचर एंड एक्नी इन 6 वीक्स हो गई। देखो एक्नी क्या है, वो प्रोडक्शन ऑफ ऑयल थी, जिसके ऊपर क्या हो रहा था, फिर बैक्टीरियल इन्फेस्टेशन हो गई, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गई। 5% नाइसिनामाइड ने ये किया कि रेगुलेट कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया आपके सेबेशियस ग्लैंड को, ना वो ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं ऑयल की, ना कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जब चीज़ नॉर्मल हुई, तो ना तो ओवर एक्टिविटी हो रही है कि इतना ज़्यादा ऑयल जो था वो आपके पोर में एक्यूमुलेट हो रहा है, पोर्स खुल रहे हैं, फिर उसमें एक्नी हो रही है, ना अंडर प्रोडक्शन हो रही है कि स्किन ड्राई होकर क्रस्ट बनना शुरू हो गया। अदर भी विटामिन B1 to 12, इनका कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में रोल होता है, जिसकी वजह से एनर्जी बॉडी में बढ़ जाती है, इसीलिए गांव में लोग हर दिन न्यूरोबियन के टीके लगवाते हैं और उनमें ताकत आती है। डीएनए हीलिंग और पिगमेंटेशन, ठीक है, इसीलिए विटिलाइगो के पेशेंट को भी दिया जाता है, उसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पिगमेंट को ही रोकता है। और नॉर्मल लोगों में जिनमें फ्रैकल्स वगैरह हैं उनके अंदर भी अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन को रोकता है, जिसकी वजह से एक जगह पर जाके पिगमेंट इकट्ठा नहीं हो जाता, पूरी स्किन का जो पिगमेंट है वो उसमें इक्वली डिवाइड होता है, किसी एक एरिया पे पिगमेंटेशन फील नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड। साइनर्जियन कॉम्बिनेशन जो सबसे ज़्यादा कॉमन है मार्केट में, एंटीऑक्सीडेंट शील्ड, ये जो मॉडल्स यूज़ करती हैं, इसमें CE और फेरुलिक एसिड की कॉम्बिनेशन यूज़ करती हैं एज एन एंटीऑक्सीडेंट शील्ड, क्योंकि ज़्यादा स्मोकिंग भी करती है, इनका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बड़ा होता है। रेटिनॉइड्स और नाइसिनामाइड की जो कॉम्बिनेशन है, ये एंटी एजिंग है। बायोटिन और जिंक और फोलेट हेयर, नेल और स्किन के लिए। और क्लिनिकल में देखो, पेशेंट ने केमिकल पील कराई तो उसको विटामिन C और E का सीरम दिया और उसको बायोटिन सप्लीमेंट दे दिया, जिससे जो उसकी नई स्किन आई वो बड़ा जल्दी आई और उसमें ग्लो भी आ गया, ठीक है। लेकिन प्रोसीजर के पील के फौरन बाद नहीं, 2 से 3 दिन के बाद ये स्टार्ट करेंगे, 24 घंटे तो बिल्कुल ही कुछ नहीं लगाना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। की इसकी यह है कि बैलेंस इनटेक और टॉपिकल साइनर्जी, यानी कि 70% इनर और 30% आउटर से मैटर करता है। ये नहीं कि सिर्फ टॉपिकल लगा लिया, या ये नहीं कि सिर्फ सप्लीमेंट खा लिया, दोनों चीज़ें मिला के करें तो फिर ही ऑप्टिमम होगी स्किन हेल्थ। क्लिनिकल इंटीग्रेशन में न्यूट्रिशन है और टॉपिकल वाइटामिन है, ठीक है। फ्यूचर में नैनो डिलीवरी, जेनेटिक, न्यूट्रीडर्मेटोलॉजी एंड बायोटिन ट्रायड। फ्यूचर ये है कि अब चीज़ों का जो साइज़ है वो छोटे से छोटा करने के ऊपर है, कि छोटा साइज़ का हो ताकि खाना आसान हो पेशेंट के लिए, और बाकी उनके जो दूसरे इंडस्ट्रियल इश्यूज हैं वो भी सॉल्व हो। मोटो है हेल्दी स्किन रिफ्लेक्ट सेलुलर न्यूट्रिशन नॉट जस्ट टॉपिकल केयर, यानी कि जो आप स्किन इज द इंडेक्स ऑफ बॉडी, जो आपके अंदर चल रहा होता है वो आपके बाहर नजर आ रहा होता है। अगर आपकी स्किन चमक रही है, इसका मतलब है आपके अंदर भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो था वो कम है, फ्री रेडिकल सारे के सारे न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, ठीक है। तो इस जो जैसे स्मोकर्स हैं उनका मुंह भी सारा काला हुआ होता है, जो नेफ्रो वार्ड में CKD के पेशेंट्स हैं उनका पूरा चेहरा ब्लैक क्यों होता है, क्योंकि टॉक्सिन्स अंदर ही जमा है सारे, ठीक है। तो जितना अंदर से क्लीन होगा उतना भी बाहर से भी नजर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लेक्चर एंड कर रही हूँ, जो क्वेश्चन है व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लें।